अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ का हक के इज्जत दावा में गवाहियां रिकॉर्ड कराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई के हक में फैसला देते हुए हक के दिफा बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अक्सरियती बुनियाद पर सुनाया। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसला पढ़कर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अक्सरियती बुनियाद पर सुनाया है। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि यह बड़ी पेशरफ्त है। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ का हक के इज्जत दावा में गवाहियां रिकॉर्ड कराने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने बानी पीटीआई के हक में फैसला देते हुए हक के दिफा बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अक्सरियती बुनियाद पर सुनाया है। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसला पढ़कर सुनाया है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ का हक के इज्जत दावा में गवाहियां रिकॉर्ड कराने का यह मामला है। नाजरीन, आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई के हक में फैसला देते हुए हक के दिफा बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 आला सतह इजलास आज होंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में कमीशन रूल्स की मंजूरी का इम्कान है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज होगा। जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास भी आज होगा। चीफ जस्टिस तमाम आला सतह इजलासों की सदारत करेंगे। कौमी अदालत पॉलिसी कमेटी इजलास में अदालती रिफॉर्म्स का जायजा लिया जाएगा। महमद के इलाके शेख बारना में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। 2 जहन्नुम वासिल होने वाले खारजियों में एक अफगानी खारजी भी शामिल था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितनल खारिज और अफगानिस्तान के दरमियान रवाबत के मजीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के महमद के पहाड़ी इलाके शेख बारना में कामयाब कार्रवाई के दौरान जहन्नुम वासिल होने वाला एक खारजी अफगान शहरी निकला। जहन्नुम वासिल होने वाले खारजी के पास से अफगान अमराती शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, जदीद असलहा और खुद को जैकेट भी बरामद हुई। जहन्नुम वासिल अफगान खारजी के अफगान अमराती शनाख्ती कार्ड पर उसका नाम उमर बिलाल वाज़े तौर पर दर्ज है। जहन्नुम वासिल होने वाला अफगान खारजी उमर बिलाल अफगानिस्तान के सूबा खोस्त का रहने वाला था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कामयाब कार्रवाई 4 जून 2026 को की, जिसके दौरान 2 खवारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक शनाख्त होने वाला अफगान खारजी सबूत है कि फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम का गठजोड़ पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ से विफाकी वजीर बराए खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुलाकात की और वजीर आजम को रवा माली साल की मुआशी कारकर्दगी बारे इक्तसादी सर्वे पेश किया। विफाकी वजीर बराए इक्तसादी अमूर अहद चीमा भी मौजूद थे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तसादी सर्वे आज पेश करेंगे। इक्तसादी सर्वे 2025-26 के अहम मुआशी नकात की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। रवा माली साल भी हुकूमत ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। मुल्की माशी शरह नमू 4.2% हदफ के बरक्स 3.7% तक महदूद रही। औसतन महंगाई 7.50% सालाना हदफ के मुकाबले में 11 माह के दौरान 7% रही। इक्तसादी सर्वे के अहम निकात के मुताबिक मई 2026 में महंगाई की माहाना शरह 11.66% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल फीकस आमदन 5,33,629 रुपये तक महदूद रही। रवा माली साल फीकस आमदन का सालाना हदफ 5,60,803 रुपये था। डॉलर्स में फीकस आमदन $150 इजाफे से $1,901 रिकॉर्ड की गई। ज़राई और सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी रवा माली साल हासिल नहीं हो सका। ज़राई शोबे की अबूरी कारकर्दगी 4.5% हदफ के मुकाबले 2.89% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.30% टारगेट के बरक्स 3.51% रही। खिदमात के शोबे की कारकर्दगी 4% हदफ से मामूल ज्यादा 4.09% रही। रवा माली साल तरसीलाते ज़र में 9% इजाफा। 11 माह में तरसीलाते ज़र $38 अरब रिकॉर्ड। तरसीलाते ज़र जून के आखिर तक $41 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। रवा माली साल के लिए अशिया की बरामदात का हदफ 35.3 अरब $। 11 माह में $28 अरब रही। रवा माली साल दरामदात का हदफ 65.2 अरब $। 11 माह में $63 अरब तक पहुंच गए।
آئندہ مالی سال کے لیے برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافے کا تخمینہ، درآمدات، تجارتی خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال برآمدات کا ہدف 32 ارب 85 کروڑ 10 لاکھ ڈالر تجویز کیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے برآمدات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ رواں مالی سال برآمدات 30 ارب 30 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہنے کا تخمینہ ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے درآمدات کا ہدف 70 ارب ڈالر سے زائد رکھنے کی تجویز ہے۔ رواں مالی سال درآمدات 66 ارب 29 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز رہنے کا تخمینہ ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے تجارتی خسارے کا ہدف 37 ارب 17 کروڑ ڈالرز تجویز ہے۔ دستاویز کے مطابق رواں مالی سال تجارتی خسارہ 35 ارب 98 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز رہنے کا تخمینہ ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ترسیلات زر کا ہدف 42 ارب 38 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز تجویز ہے۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ارب 27 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز رہنے کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہدف 3 ارب 59 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز تجویز ہے۔ رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1 ارب 8 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز رہنے کا تخمینہ ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافے کا تخمینہ ہے۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ درآمدات، تجارتی خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے کا خدشہ ہے۔ آئندہ مالی سال برآمدات کا ہدف 32 ارب 85 کروڑ 10 لاکھ ڈالر تجویز۔ مزید خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں ڈاکٹر عائشہ خان ہراسانی کیس ایوان صدر میں اپیل پر فیصلہ تاحال جاری نہیں ہو سکا۔ ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شہزاد علی خان کے خلاف کام کی جگہ پر ہراسانی کے مقدمے میں وفاقی محتسب برائے تحفظ خواتین کے فیصلے کے بعد دائر اپیل پر ایوان صدر کی جانب سے تاحال حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ مزید بات کریں گے نمائندہ اے بی این نیوز ندیم چودھری سے۔ ندیم، بتائے گا صدر پاکستان کے سامنے اپیل ہے، کیا کوئی پیش رفت ہوئی؟ جی بالکل، ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شہزاد علی خان کے خلاف ان کی اپنی ڈائریکٹر عائشہ نے ایک اپلیکیشن دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کو کام کی جگہ پر ہراساں کیا گیا، اور عدالت براسیت نے ان کے خلاف شہزاد علی خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ اس سیٹ کے اہل نہیں، ان کو فوری طور پر وائس چانسلر کی سیٹ سے ہٹایا جائے، جس پر ان کو اپیل میں چلے گئے۔ اپیل اور اس اپیل پر جب 17 فروری کو انہوں نے اپیل کی تھی تو جو صدر پاکستان کے ترجمان ہیں مرزا سولنگی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ 60 دن کے لیے آٹومیٹک جو ہے ان کو ریلیف مل جاتا ہے، اور 60 دن کے بعد دوبارہ جب اس کی سماعت ہوئی تو اس میں لکھا گیا کہ اس پر کسی قسم کا جو ہے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا، اور آپ کو فوری طور پہ حاضر بھی ہونا ہوگا، اور اگلی تاریخ نہیں دی گئی، اسی پر ہم فیصلہ دیں گے۔ لیکن اس تاریخ پر فیصلہ نہیں دیا گیا، اور آج 4 ماہ گزر گئے اور ابھی تک ایوان صدر سے اس پر فیصلہ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر عائشہ جو خان ہیں انہوں نے جو خاتون اول ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ چونکہ وہ بھی خاتون ہیں تو اس معاملے کو دیکھیں، اور ان کے ساتھ کام کی جگہ پر ہراساں کیا گیا ہے، اور عدالت برائے حیثیت نے ڈاکٹر شہزاد علی خان کو سیٹ سے ہٹانے کی سفارش بھی کی ہے، اور اس کو فوری طور پر فیصلہ دیا جائے۔ جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈی جی ہیں لیگل ایوان صدر میں، ان کے بیٹے کو وہاں پر ملازمت دی گئی ہے ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں، اور اسی طرح وزارت قومی صحت میں بھی ایک انکوائری جاری تھی، اس کو بھی دبا دیا گیا۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزارت قومی صحت کے اندر بھی موجود جو بیوروکریسی ہے ان کو بھی ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے اندر اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ ندیم چودھری، اس متعلق تفصیلاً بتا رہے تھے۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر بھر میں کلعدم ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال مسترد۔ حالات معمول کے مطابق رواں دواں آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے اور افواہیں پھیلانے والے عناصر کے ناپاک عزائم نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ عبدالآتی سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے مکالمے اور تحمل کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ جد مفاہمت سے خطے میں پائیدار امن و استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان اور ترکیہ نے علاقائی اور عالمی امور پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور ترکیہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالآتی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات اور سفارتی رابطوں کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مصری وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی اور سیاسی کوششوں کو سراہا۔ مصری وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو رواں ماہ مصر میں ہونے والے
और 4 वज़राए खारजा इजलास में शिरकत की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिस्र की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और मिस्र का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजादा किया। साहनिया मरी एक्सप्रेस वे के जहां भग 10 अफराद की मैयतें आबाई घर मुल्तान पहुंच चुकी। तदफीन के लिए हसन परवाना मुल्तान कब्रिस्तान में तैयारियां भी की जा रही हैं। मजीद तफसीलात बता रहे नुमाइंदे APN न्यूज़ आसिफ चामन जो इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जी आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ मुल्तान की एक फैमिली कुवैत के इलाके की जो रिहायशी फैमिली था उसको मरी के इलाके में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। हादसे में 10 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे, जिनकी तदफीन का सिलसिला जो है वो उनकी तदफीन की तैयारी के लिए यहाँ पे हसन परवाना कब्रिस्तान में इज्तमाई कब्रों की तैयारी का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ वुरसा भी मौजूद है। एक ही ख़ानदान है, ये मेरी भतीजी हैं और इसमें उसकी बेटियाँ जो है वो नवासियाँ होगी, मेरी सखी भतीजी हैं। बॉडी जो है ना, जो आप सुन चुके हैं कि वो जलने की वजह से वो काबिल शनाख्त नहीं थी। 5-6 साल पहले जगह बना के रखी हुई थी, खड्डा था यहाँ पे, 4 दीवारी की है, भर्ती की हुई थी। उसके अलावा अब जैसे इनकी मसला इनके साथ ये बना है, उसकी वजह से यहाँ पे 10 कब्रों की जगह बनाई गई है। की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कब्रों की तैयारी का प्रोसेस जो है वो जारी है। जो मुतासरा ख़ानदान है उनकी जानिब से यहाँ पे इकट्ठी एक जगह जो है वो मखसूस की हुई थी, ताकि जहाँ पे उनके जिनकी वफ़ात होगी उनको यहाँ पे तदफीन किया जाता था और 5 बजे इज्तिमाई जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा। उसके बाद जितने भी जहाँ लोग हैं उनकी यहाँ पे तदफीन की जाएगी। जी, जो काम बेटा न कर सका बेटी ने कर दिखाया। बेटी ने बाप को अपना जिगर अतिया करके उनकी जान बचा ली। बेटी कहती है मैं बाप को जिंदा देखना चाहती हूँ, मुझसे बाप को तकलीफ में नहीं देखा जाता। हमारे नुमाइंदे अली नासिर से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सर PKLI हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। 24 घंटे के अंदर 3 डोनर्स ने यहाँ पर 7 जो लीवर हैं उनके ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स ने कामयाब किए हैं। एक डोनर भी हमारे पास मौजूद है और इसके साथ साथ जिनको ये लीवर ट्रांसप्लांट किया गया वो पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरा जिगर इस पोजीशन पे चला गया कि ट्रांसप्लांट होना है। मैं उधर मरीदगी में दवाई शवाई लेता रहा, लेकिन डॉक्टर ने सही तरह मुझे गाइड नहीं किया। जब मैं PKLI 26 मई को पहुंचा हूं तो डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया, डॉक्टर ओजला साहब, उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने कहा आपका ट्रांसप्लांट होना, जिगर आपका ख़राब हो गया। अगर आपने PKLI को ज्वाइन किया ना तो PKLI आपको ये कहता है आप डोनर का इंतज़ाम करो। तो बस डोनर के लिए ये मेरी बेटी थी, तो इसने मुझे जिगर का अतिया दिया और मेरी जान बच गई। जो शुरू में टेस्ट करवाए थे उसके पैसे लगे, देन हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने उनको कहा भी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो उस पर मेहरबानी है, इन्होंने हमारी बात मानी। तो उसके बाद मेरा 100% फ्री हुआ, मेरा कोई पैसा नहीं लगा। जब मैंने अपने फादर को इस कंडीशन में देखा और फिर डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी जान का कोई खतरा नहीं है, हम उतना आपका लीवर लेंगे जो आपको भी जान बचाए और आपके फादर की भी जान बचाए, तो फिर इस वजह से मैंने अपने फादर को लीवर डोनेट किया। जी जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, फादर की भी, उनके वाला साहब की भी, उनकी बेटी की भी, बेटी ने डोनेट किया उनको लीवर ट्रांसप्लांट और उन्होंने इस तमाम सूरत हाल के हवाले से बताया कि मेरा इस तरह PKLI के अंदर इलाज हुआ है और बड़ा अच्छा इलाज हुआ है। पहले ऐसे लगता था कि जैसे ज़िंदगी नहीं बच सकेगी, लेकिन अब एक नई ज़िंदगी मिली है और शुक्रगुजार हैं डॉक्टर्स के भी।